रिजल्ट क्लियर? चलो बेटा अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कल से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आगे ये टॉपिक, ठीक है, जिन्होंने भी पढ़ा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको समझ में नहीं आएगा और समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं भी आएगा तो बाहर जाके ये नहीं बोलेंगे हमको मास्टर ने क्या पढ़ा दिया कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो कंटिन्यूअस लेना पड़ता है, बाकी बच्चों को पूरा समझ में आएगा, ठीक है, बाकी बच्चों को पूरा समझ में आएगा। अपन ने पढ़ ली पद साहित्य का विकास पूरा कंप्लीट, अब अपन पढ़ रहे हैं गद्य साहित्य का विकास। आज से अपनी स्टोरी है मालूम, गद्य साहित्य का विकास। हिंदी में दो ही सिस्टम होते हैं, एक होता है पद साहित्य और दूसरा होता है गद्य साहित्य। इसके अलावा कोई साहित्य ही नहीं होता यार। इस साहित्य से अगर हमने कुछ नहीं सीखे तो जीवन में कुछ नहीं सीखे, काम खत्म, पैसा हजम, आपने कुछ नहीं सीखा जीवन में। अगर हिंदी में आपने गद्य साहित्य और पद साहित्य नहीं सीखा तो फिर कौन सा साहित्य सीख लोगे, और साहित्य नहीं सीखोगे समाज का निर्माण नहीं होगा, जब समाज का निर्माण नहीं होगा तुम इंसान नहीं होगे, तुम जानवर कहलाओगे, ठीक है। सभ्यता नहीं होगी, आचार विचार नहीं होंगे, तुम कैसे इस जीवन को यापन करोगे, ठीक है। उसके लिए साहित्य का ज्ञान होना तुमको बहुत ही जरूरी है, और साहित्य का ज्ञान तुम्हें होना ही चाहिए। तो आज अपन पढ़ रहे हैं गद्य साहित्य का विकास या गद्य साहित्य का इतिहास। बोले पद और गद्य में क्या अंतर है, पद और गद्य में क्या अंतर है। पद भाई उसमें गेयात्मक शैली होती है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, और गद्य में गेयात्मक शैली नहीं होती है। गेयात्मक शैली ना होगी, उसकी शैली जो होगी विचारात्मक, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, समीक्षात्मक, आलोचनात्मक इत्यादि होगी, और उसमें मुख्यतः निबंध और पाठ लिखे जाएंगे, और गेयात्मक में गाने वाले पद लिखे जाएंगे। कोई फूल हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, न सुना हुआ ना कहा हुआ, जिसे ले गई है अभी हवा, वो बर्फ था मेरी दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ, कई रेत मील को काट कर कोई मौज फूल खिला गई, कोई पेड़ मर रहा है नदी के पास प्यास से तड़पते हुए। यह है गेयात्मक, जिसमें एक लय होती है, जिसमें एक गति होती है, और उस गति से उस लय से कविताएं की जाती है, उसको कहते हैं पद साहित्य। पर गद्य साहित्य जो होता है उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें केवल भाषण होंगे, उसमें केवल निबंध होगा, उसमें केवल आपको बोलनात्मक चीज होंगी और उबाऊपन होएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल उबाऊपन, जिसमें तुम भ्रष्ट हो जाओगे, उबाऊपन, और तुमको बोरिंग लगेगा मास्टर पढ़ा क्या रहा है, पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मैं नए तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। गद्य साहित्य में आपकी लेखन आएंगी, निबंध वगैरह आएंगे, और इसमें गेयात्मक शैली का प्रयोग होएगा ही नहीं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं गद्य साहित्य का विकास हम पढ़ रहे हैं। तो गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या कैसे कैसे जन्म हुआ, तो वहां काल जो मिले थे हमें वहां भी मिले थे, और काल हमें आज यहां भी मिलेंगे। तो प्रथम हमको पढ़ना है प्रथम उत्थान काल। ये उसी आदमी से चालू हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही चालू हुआ था, उसी के युग से ही चालू हुआ, और ये काल जो है वो 1850 से 1900 तक चला। द्वितीय उत्थान काल जो था वो द्वितीय युग से 1900 से 1920 तक चला। तृतीय उत्थान काल पैदा हुआ, जिसमें शुक्ल युग पैदा हुए, शुक्ल जी पैदा हुए, शुक्ल जी, उन्हीं के नाम पे उनका नाम पड़ा शुक्ल युग। ये विशेष तौर पे हमें निबंध में पढ़ने को मिलेंगे। फिर उसके बाद जन्म हुआ चतुर्थ उत्थान काल। आज वर्तमान परिवेश में शुक्लोत्तर युग चल रहा है, यकीन नहीं तो आपके घर में जो कैलेंडर होगा उसमें ऊपर लिखा होगा शुक्लोत्तर युग। आंसर आपके पास ही, आप कॉपी किताब में ढूंढ क्यों रहे हैं, आप कॉपी किताब में ढूंढ क्यों रहे हैं, क्योंकि आंसर तो तुम्हारे पास खुद है। कभी देखा करो, टाइम मिले तो इन चीजों को भी, ठीक है, वही लिखा है आंसर। तो चतुर्थ उत्थान काल जो है शुक्लोत्तर युग है, और वो 1940 से अब तक चल रहा है। मैंने नहीं लिखा, देख लो, 1940 से अब तक चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है, शुक्ल युग। ये बात गद्य में शुक्लोत्तर युग, और पद में क्या चल रहा है, नई कविता। नई कविता पढ़े ना कल, तो नई कविता चल रही है अब तक। वहां पर पद साहित्य में जहां पे कविताकार आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे गद्य में अभी कौन सा युग चल रहा है, शुक्लोत्तर युग चल रहा है। और वो चालू कब से हुआ है, 1940। कैसे मालूम, मैंने तो लिखा नहीं। लास्ट कहाँ पे खत्म हुआ वो, यही तो है लॉजिक, यही तो एग्जाम में आने वाला तुमको।
कि यही तो एग्जाम में आने वाला है कि भाई शुक्लोत्तर युग कब से चालू हुआ, मासक में वो लिखा ही नहीं। तो पर मासक बता तो रहा है ना कि वो 1940, और लॉजिक तो लगाओ कि एंडिंग क्या है 1940, तो 1940 से अब तक का ही होगी ना वो, लॉजिक तो लगाओ, एक ही बचा कि नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा एंट्रेंस एग्जाम में। इज दैट क्लियर? तो शुक्लोत्तर युग चल रहा है 1940 से लेकर अब तक, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल घुस के पढ़ेंगे बन जब मैं निबंध पढ़ाऊंगा तब। अब आते हैं ये 4 काल के बारे में, आपने देख लिए बेटा। अब गद्य में हमको मुख्यतः पढ़ना क्या है, गद्य में मुख्यतः पढ़ना गद्य की विधाएं। तो गद्य की विधाएं मतलब जो गद्य की रचनाएं होती हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, तो वो कॉन्सेप्ट 2 पार्टों में बांटे गए हैं। एक होता है आपकी गद्य की प्रमुख विधाएं, ठीक है, प्रमुख यानी प्राइमरी, और गौण विधाएं यानी सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन पहले लिखी गई प्रमुख, फिर उसके बाद आई सेकेंडरी गौण विधाएं। इज दैट क्लियर? ओके, तो 2 विधाएं हमको पढ़ना है, एक प्रमुख विधाएं और एक होती है गौण विधाएं। अब प्रमुख विधाएं में हमको पढ़ना क्या है भाई, इनकी ये मैंने बना दिया हूं आपको कि कौन कौन सी किसमें आती है। इसमें आती है नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, ये सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इधर आती है गौण विधाओं में जीवनी, आत्मकथा, डायरी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, भेंट वार्ता इत्यादि इतने सारे अपन को आइटम पढ़ने। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ये बताओ रे गद्य की प्रमुख विधाएं होती कितनी है, मैंने नहीं लिखा हूं, पर गिन के बताओ कितनी होती है, गिन के बताओ कितनी होती है। 1 2 3 4 5 6। आंसर आपका क्या है? 6। अगर गौण विधाएं पूछे तो कितने आंसर है आपके? 2 4 6 8। नंबर में आए तो आपके 8 है। इज दैट क्लियर? मैंने लिखा नहीं, परंतु मैंने इनके नाम लिखा हूं ना, तो खुद लॉजिक लगाओ, यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 6 है। ये हो गया आपका। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यही तो ना पूछे कि बताओ प्रमुख विधाएं नाटक हैं या नहीं है, अरे वो ये पूछ सकता है रे कि गद्य की प्रमुख विधा कितनी होती हैं, तो कितनी होती है? 6। आंसर क्या है? 6। ठीक है, मजाक से सीखो पद्धति, लर्न बाय फन सिस्टम। इट इज दैट क्लियर? तो इसको अपनाओ, अपने आप पढ़ाई होती है। और पढ़ाई की आदत डालो, जब किसी चीज की आदत हो जाती है उसके बगैर रहा नहीं जाता है, ठीक है। जिस दिन तुम्हारी आदत ऐसी हो गई ना, तुम्हारे पास नौकरी नहीं रहेगी तो मुझे बोलना तुम, पर तुम हैबिट नहीं ला रहे हो ना, हैबिट में लाना पड़ेगा। हाँ, गौर से सुनो। एक मछली ने अपनी मम्मी से पूछा, बोले मम्मी से, एक मछली ने, एक फिश ने पानी में अपनी मम्मी से पूछा, फिश उसकी मम्मी, तो उसने कहा कि मम्मी हम पानी में क्यों रहते हैं, हम पानी में क्यों रहते हैं। मम्मी ने कितना सुंदर जवाब दिया, बेटा हम मछली हैं, हम मछली हैं, हम फिश हैं, इसीलिए तो हम पानी में रहते हैं। और सुन तो, लोग सेल्फिश हैं, इसीलिए तो वो पानी में नहीं रहते हैं। लोग सेल्फिश हैं, इसीलिए वो पानी में नहीं रहते, और हम लोग फिश हैं, इसीलिए पानी में रहते हैं। कितना बढ़िया जवाब दी भाई। किसी भी चीज की आदत डालोगे तो वो चीज आपको मिलेगी। 101% यकीन नहीं है, आप तो कुछ प्रैक्टिकल करके देख लो। आप प्रैक्टिकल करके देख लो, किसी चीज की आदत आपको है और वो आपको ना मिले तो मुझे बताना। नौकरी पाने का एक ही मूल मंत्र है, वो है क्या? आदत। और आदत के लिए क्या होनी चाहिए? जिद। और जिद के लिए क्या होनी चाहिए? आग। क्या होनी चाहिए? आग। ठीक है। यूं ही समुद्रों से नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सुनो, पंख होने से क्या होता है? उड़ान तो हौसलों से होती। एक पक्षी क्यों उड़ रहा है? उसके पास पंख है? नहीं, उसके पास हौसला है कि मैं उड़ सकता हूं, इसीलिए वो उड़ रहा है। उसके पास पंख है इसलिए नहीं उड़ रहा वो, उसके पास हौसला है। अगर ये चीज जिसके पास है तो वो उड़ सकता है। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं आप? और जिसके पास नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। आदत डालो, किसी चीज की आदत डालोगे तो वो चीज तुमको मिलेगी। तुम्हारी आदत में नहीं है यार, तुम्हारी हैबिट्स में ही नहीं है, और बोलते हो कि हमको ये चीज चाहिए। फालतू का सवाल करते हो तुम लोग, ठीक है, फालतू के सवाल करते हो। हैबिट्स तो डाल, कितनी हैबिट्स है आपकी, आदत है कितनी आपकी। जब आपके रोजे चलते थे, आप 3 बजे रात को उठ के तैयारी और सब कुछ करते थे, और जब आपकी नवरात्रि चलती थी 5 बजे उठ के सब कुछ कर रहे थे। अब मेरे को ये बताओ, जहां पर भविष्य का सवाल पैदा हुआ, कितने बजे उठ रहे हो? 8 बजे, 7 बजे? तो कहां, कैसी आदत है तुम्हारी? तुमको नौकरी मिल कैसे सकती है ये बताओ, कैसे मिल जाएगी तुमको? और गरीब की गाय हो तुम, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। अबे नौकरी मिलती नहीं है, छीनना पड़ता है, उठाना पड़ता है उसको। मिलती नहीं है वो, छीनना पड़ता है। दम है तो छीन लो, बात होती है खत्म। इज दैट क्लियर? तो आप आदत डालोगे तो मिलेगी ना यार। आदत ही नहीं है तुम लोग की, तो मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। आदत डालो,
और आदत खतरनाक होना चाहिए, खतरनाक होना चाहिए, जिद्दपन होना चाहिए, एक जिद्दपन होना चाहिए। लोग इतने जिद्दी होते हैं कि पैदा करने वाले को भी छोड़ देते हैं वो, ठीक है, माँ बाप को भी अपनी जिद के कारण क्या कर देते हैं, ठुकरा देते हैं, माँ के आगे घर से भाग गए, ठीक है। ये होती है जिद, ये होती है जिद, और अपने एम को पूरा कर लेते हैं वो। तो ऐसी जिद जब तक तुम्हारे अंदर नहीं होगी तो तुम कहां से नौकरी मिलेगी तुमको। तो हिंदी की गद्य विधाएं हैं ये 6 और ये 8। इज दैट क्लियर? यहां तक चलते हैं, एक एक पे दृष्टिपात करेंगे। इज दैट क्लियर? सबसे पहला टॉपिक आज मैं उठाऊंगा नाटक, उसके बाद दूसरा टॉपिक उठाऊंगा मैं एकांकी। नाटक किसे कहते हैं? देखो लेक्चर को आपको बहुत अच्छे से सुनना है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्रेजेंट ऑफ माइंड बैठना है और घर जाके अच्छे से वीडियो देख लेना है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले नाटक क्या है? नाटक की जो उत्पत्ति है वो नट शब्द से हुई है, क्योंकि नाटक एक ऐसी अभिव्यंजना है लेखकों की जिसमें एक एक शब्द को सही ढंग से पिरोया जाता है, वर्णिक तौर पर ऐसा कसा हुई अभिव्यंजना होती है ये, जिस प्रकार एक नट को एक स्क्रू का जो नट रहता है उस स्क्रू पे उस नट को कसा जाता है, फिर उसके बाद वो इतना भयंकर का कस जाता है कि वो निकलता भी नहीं है। तो ऐसी अभिव्यंजना को जो कसौटी पर खरी उतरे उस अभिव्यंजना को नाटक कहा जाता है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट शब्द से हुई है। नट एक धातु होती है। नाटक में अनेक पात्र होते हैं। नाटक में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को रंगमंच में प्रस्तुत किया जाता है और ये अभिनय परक विधा होती है जिसमें आनंद की प्राप्ति होती है और जो लोग सामने बैठे हुए होते हैं स्टेज में वो है उस अभिनय को देखते हैं और आनंद अनुभूत होते हैं और आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे हम नाटक कहते हैं। इज दैट क्लियर? नाटक में संपूर्ण जीवन का वर्णन प्रस्तुत होता है किसके? नायक के। इज दैट क्लियर? और नाटक गौर से सुनो, अनेक पात्रों वाला होता है, उसमें आपको अनेक पात्र मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अनेक पात्र मिलेंगे। उसमें नायक मिलेंगे, उसमें नायिका मिलेंगी, उनके बीच में एक गद्दार मिलेगा। इज दैट क्लियर? और भी कुछ ऐसे तमाम लोग मिलेंगे, तो वो होता है आपका नाटक। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद मेन बातें करते हैं इसके नाटक की, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जो एक ऐसा अभिनय का मतलब होता है कुछ चीज आपके सामने प्रस्तुत हो रही है, उसको आप देख रहे हैं, इसका मतलब है ये रंगमंच में प्रस्तुत होता है। क्या आप इसको देख सकते हो? यस। अरे अभिनय को देखोगे जब ही तो आनंद प्राप्त होगा। अब अंधे हो, हाँ ऐसे देख क्या आनंद प्राप्त कर लोगे तुम? ठीक है। अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए आप अंधों के शहरों में आईना बेच रहे हैं, तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? अबे अंधे के शहरों में आईना बेच रहे हो, कौन खरीद लेगा आईना? क्योंकि अंधों को तो दिखता नहीं है। और सरदारों के मोहल्ले में हेयर सैलून की दुकान खोल ली, कौन सा सरदार बाल कटवाने आया? समझ रहे हैं कि नहीं आप? कल्पना कीजिए। तो लॉजिक लगाओ ना, मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ। पांच दिन हो गए आज और 6वें दिन सिखाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं लूंगा क्लास, ठीक है। तो मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मेरा पढ़ा हुआ एग्जाम में आएगा, वो बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम में। पर मेरे जो लॉजिक है कि सर ने बताए हैं कि लॉजिक क्या है, सर ने बोले कि रंगमंच में हो रहे अभिनय को देखकर आनंद की प्राप्ति, और वहां क्वेश्चन आ गया कि नाटक कौन सा काव्य होता है? दृश्य अदृश्य दोनों नहीं, तो दृश्य, यही तो है लॉजिक। क्यों? क्योंकि अभिनय किससे रिलेटेड है? दृश्य। अरे देखोगे जब ही तो क्या करोगे? आनंद की प्राप्ति। तो दृश्य काव्य है ये कौन सा काव्य है? दृश्य काव्य। ये तुम्हें पता होना चाहिए, जिसको तुम देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते। अभिनय परक विधा होती है जिसमें अभिनय किया जाता है कुछ सूत्रों के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से स्टेज में प्रोग्राम किया जाता है और उसको तुम आनंद की प्राप्ति में लेते हो और हा के ठहाके लगाते हो और आनंद का अनुभूत करते हो, आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हो, उसको हम कहते हैं नाटक। रंगमंच में प्रस्तुत होता है संपूर्ण मानव जीवन का रोचक और कौतूहल वर्णन होता है कि ये क्या सिखा रहा है, ये नाटक क्या सिखा रहा है, और रोचक होता है, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? प्राचीन समय में रामलीला के नाटक होते थे। इज दैट क्लियर? तो लोग कौतूहल में बैठते थे कि अब क्या दिखाएगा और अब कैसा, अब आगे क्या होगा। अरे आज तो सीता मैया का हरण हो गया है, अब कल क्या होगा? अब बोले कल लंका में आग लगेगी। तो ऐसे लोग, रोचकता थी यहाँ पर, क्या थी? रोचकता थी। तो उस रोचकता को दिखाया जाता है, कौतूहल को दिखाया जाता है किसमें? नाटक में। इसका आरंभ कब हुआ? अबे आरंभ कब हुआ? भारतेंदु युग। पहला पढ़ क्या रहे तुम? भारतेंदु युग। उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन आ गया तो लॉजिक तो लगाओ। भारतेंदु क्या था? अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र कोई आदमी था, उस आदमी के चक्कर में ही नाटक का आरंभ हुआ
है। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आपको लॉजिक लगा के उसको हल करना पड़ेगा। जिस दिन पढ़ के जाओगे एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिस दिन लॉजिक लेकर एग्जाम में बैठोगे पटवारी बन जाओगे तुम लोग खुद। इज दैट क्लियर? उसके बाद भी मालूम क्या बोलोगे? अल्लाह का शुक्र था मेरी नौकरी लग गई, अल्लाह का शुक्र था मेरी नौकरी लग गई। इज दैट क्लियर? क्योंकि अल्लाह आपके पास है, ठीक तो लगेगी, सिंपल सी बात। तो आराम भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है और उसकी उत्पत्ति नट शब्द से हुई और नट एक धातु है। इसमें अनेक पात्र होते हैं, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है और प्रस्तुत किया जाता है कहाँ? बोलिए रंगमंच, समझ में नहीं आ रहा। अबे स्टेज रे, स्टेज, स्टेज हम बैठे हैं और सामने स्टेज है, उसी को क्या कहते हैं? क्लियर? रंगमंच का मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। जहां से हमें आनंद की क्या हो? अबे आनंद दूध डेयरी वाला नहीं रे, ठीक है। आनंद जो हमारे अंदर छुपा रहता है भाव में। ओए कितने भाव होते हैं? कितने भाव? 10 होते हैं। किस पे आधारित होते हैं? देखो मैंने तुमको पहले दिन ले जा लिया, एक हफ्ते पहले घसीट के ले गया तो मैंने तुमको ले गया। यही तो लॉजिक है, यही तो लॉजिक। और भाव रहते कहाँ हैं? मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। तो यहाँ रहेंगे वो, हर रहने के लिए कहीं ना कहीं जगह है। तो हमारे भाव कहाँ रहेंगे? हृदय में रहेंगे। फालतू की बात बोलते हो, मेरी भावना को नहीं समझ रहे। अबे भावना को क्यों समझेगा वो? क्योंकि भावना किसकी है? भगवान की है भावना। अब तुम बोलते मेरी भावना को नहीं समझ रहा। ये भाई उसके पास जो भावना है वो भगवान की है, क्योंकि भाव वहां से पैदा होते हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर से भाव पैदा नहीं हुए मतलब तुम मर गए हो। तुम मर गए हो, ले जाके तुमको लोग गाड़ देंगे। समझ रहे हैं? इज दैट क्लियर? तो भाव समझ गए कितने होते हैं? 10। ये बात मतलब याद है? कौन ने पढ़ाया था? सर आपने। ओ नहीं नहीं नहीं, हमको पढ़ाते आते हैं। ये तुमने पढ़े थे, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। और मैंने पढ़ाया तुमको, ये मेरा दुर्भाग्य है। इसमें किसी का सौभाग्य नहीं है, इसमें दोनों को घाटा हुआ है। मेरी एनर्जी गई, मेरा समय गया, मेरी मेहनत गई, तुम्हारा क्या गया है? कुछ नहीं, तुम्हारा पैसा गया है। दोनों पक्ष को हानि हुई है। और फिर उसके बाद बोलते हमसे बन गया और मजा आ गया। काहे का मजा आ गया इसमें? पैसे तुम्हारे गए, टाइम मेरा गया, दोनों पक्षकारों को क्या हुई? समझ गए हैं आप? इज दैट क्लियर? किस किस को सताओगे मेरे बाद तुम, किस किस को सताओगे मेरे बाद तुम, मुझको तो बर्बाद किया है, मुझको तो बर्बाद किया है, अब किसको बर्बाद करोगे, किस किस को सताओगे मेरे बाद तुम, क्योंकि दिल जलों से दिल लगी अच्छी नहीं, क्योंकि दिल जलों से दिल लगी अच्छी नहीं, दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया, मैं क्यों रोता हूँ क्योंकि मेरा दिल गया, और तुम क्यों हंसते हो तुम्हारा क्या गया, दिल जलों से दिल लगी अच्छी नहीं, क्योंकि रोने वालों से हंसी अच्छी नहीं, किस किस को सताओगे मेरे बाद तुम। इज दैट क्लियर? तो ये है लॉजिक यार। अबे गाने का लॉजिक नहीं है बे, ठीक है। हम मुझे सता रहे हो, मैं तुम्हें सता रहा हूं, बच्चे पीछे घड़ी देखते हैं कि मां सब छोड़ेगा कहां। तो जिसमें दोनों का घाटा हो ऐसा शौक क्यों पालना तुम लोग को? कल से मत आना तुम पढ़ने। आगे देखिए यहाँ पर नाटक के बारे में समझ में आया कि नाटक का विकास क्रम देखिए आप। अब नाटक का विकास क्रम चलते हैं। नाटक का विकास क्रम मैं यूं याद करा दूंगा डेट सहित। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पुष्पा। ए पुष्पा, आई हेट टीयर। ओके, मुझे तुमसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते पुष्पा। भगवान सबको सब कुछ दे पर पापी पेट ना दे। पापी पेट देता है तो हाथ ना दे, हाथ देता है तो पैर ना दे। लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं, हाथों से लोग मांगने लगते हैं। आई हेट टीयर पुष्पा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नाटक का विकास क्रम। अब जैसे अपन ने उस दिन पढ़े थे 1850, फिर 1850 से 1900, फिर 1900, 1920, फिर 1900, 1936, 1936, 1943, 1943 से 1950, 50 से अब तक। Is that clear? Till now. Till now. Is that clear? अब वैसे अपन को इसका याद करना है कि नाटक का विकास क्रम था कब। तो नाटक का विकास क्रम चालू होता है 1860 से।
ए भाई थोड़ी सी डेट आगे पीछे हो गई, टेंशन मत लेना, कई जगह 1840 भी लिखा है, परंतु दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा एग्जाम में, या तो 1837 या तो 1840। चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलते हैं अपन लोग 1837, पहला चलते हैं भारतेंदु काल। भारतेंदु काल ये चला 1837 से 1904, फिर आगे मिलता है आपको 1904 से 1915 संधि काल, फिर उसके बाद मिलता है प्रसाद युग 1915 से 1933, और फिर आगे मिलता है वर्तमान युग जो कि अभी चल रहा है 1933 से लेकर टिल नाउ। इज दैट क्लियर? ओके, जो अभी चल रहा है। तो अपन कैसे याद करेंगे? 37 4 15, 15 से कितना है? 15 से 33 हो गया, आंसर याद हो गया, क्या को टेंशन लेना पकड़ की। कितने से रे? 1837 4, हाँ 37 4 15 33, 37 4 15 33। अरे इजी याद हो जाता है तुमको, तुम्हारा मोबाइल नंबर कितने भयंकर तरीके से याद है, मुझे भी मेरा मोबाइल नंबर बहुत अच्छे तरीके से याद है। बोले आपका मोबाइल नंबर क्या है? मैंने कहा 9 अरब 16 करोड़ 50 लाख 4,300। इट इज माय मोबाइल नंबर। ठीक है, याद होता है, याद होता है, ठीक है, तो याद हो गया होगा। 37 4 15 33। अरे 37 4 15 33 बोलो, 37 4 15 33। फिर से बोलो, 37 4 15 33। फिर से बोलो एक बार, 37 4 15 33। फिर से एक बार बोलो, 37 4 15 33। बस किसी को डाउट? पहला भारतेंदु आएगा, तुम लोग को मालूम कल से पढ़ाया मैंने, सबसे पहले भारतेंदु आएगा, फिर द्विवेदी आएगा, फिर उसके हिसाब से देख लेना, परंतु यहाँ नाटक में अलग है। पहले भारतेंदु, फिर उसके बाद आएगा संधिकाल, फिर उसके बाद वर्तमानी। याद रहेगी भाई? ठीक, इधर से उधर मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी। भारतेंदु आएगा, फिर ठीक है, ठीक है, भारतेंदु काल, फिर संधि काल, फिर प्रसाद युग, फिर किसी कोई डाउट? अब मैं एक फंडामेंटल लेके चल रहा हूँ, और ये मैं लेके चल रहा हूँ भारतेंदु युग काल में। ठीक है, देखिए भारतेंदु काल में नाटक ने भी मतलब ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उस काल में भी बहुत एक से बढ़कर एक नाटक लिखे गए थे। ठीक है, अच्छा एक व्यक्ति 2-2 रचनाएं कर सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं। यार जब एक आदमी 2 शादी कर सकता है तो ये आदमी क्या 2 जगह नाटक और एक जगह आके कविता नहीं लिख सकता क्या? ये निबंध भी लिख सकता है और कविता भी लिख सकता है, ये फ्रीडम है यार मेरे भाई, इसको काहे की टेंशन? तो सिंपल सी बात है, इन्होंने भारतेंदु युग जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उन्होंने नाटक लिखने में भी सहयोग किया है, और इतने बढ़कर इतने अच्छे और इतने एक से बढ़कर एक नाटक लिखे इन्होंने, और उसी के नाम पे उसी का काल रख दिया। तो भारतेंदु युग काल में जो नाटक प्रस्तुत होते थे वो उनको प्रस्तुत करने वाले भारतेंदु जी थे, उन्होंने नाटक लिखे थे एक से एक। तो भारतेंदु युग में जितने भी नाटक प्रस्तुत किए गए थे उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का महत्वपूर्ण स्थान था। इज दैट क्लियर? फिर आगे आते हैं देश प्रेम। जितने भी नाटक थे उस समय देश प्रेम, क्योंकि भारत अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था। इज दैट क्लियर? ये गोरी चमड़ी वाले लोग, ये साले किसी के सगे नहीं हुए, ये अंग्रेज लोग बहुत बर्बाद किए हमको, अब हम बर्बाद करेंगे। और हमारे यहाँ के कुछ स्टूपिड लोग इटली में जाके शादी कर रहे हैं। तुम्हें जरूरत क्या थी इटली जाने की? हमारे देश में क्या अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट नहीं है? विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, तुम्हें जरूरत क्या थी वहां जाने की? हाँ, उतना पैसा बचता तो मेरे देश के पास रहता, मेरे देश की आर्थिक स्थिति सुधरती, उसके चलते मेरी सुधरती, क्योंकि सरकार शायद उतने पैसों का मेरे लिए कुछ प्रोग्राम करती कि मेरे को रोजगार देती या कुछ करती। तुम इटली में चले गए, वहां माँ बहन करके आ गए, तो ठीक है बेटा, बच्चा भी इटली जैसे ही पैदा होगा, है ना? सिंपल सी बात है। तो देश प्रेम की भावना, इन नाटकों में देश प्रेम की क्या देखी गई? भावना देखी गई। समाज सुधार, जितने भी नाटक लिखे गए उसमें समाज सुधार, समाज तो कितनी विसंगतियों से गुजर रहा था ये आपको मालूम है। ठीक है, आज आप कोचिंग आते हैं 3-4 घंटे 5 घंटे की है, आपके बाजू वाला नजर बिठाए बैठा है, माँ की 5 घंटे जा रही, क्या कर रही है हमको मालूम है। अबे क्या कर रही, कुछ भी करे, तेरे बाप का क्या जा रहा है? तेरे बाप का क्या जा रहा है? तेरे बाप का जा क्या रहा? तेरे बाप का पैसा गया, तेरे बाप का हीरे जवाहरात गए, तेरे बाप का टाइम गया, तो तू काहे को वॉच कर रहा है? उसको पैदा करने वाले ने वॉच नहीं किया, तू साले कौन होता है वॉच करने वाला? और साले तुम जैसे खटमलों के चक्कर से अगर हम जीना छोड़ देंगे, लाइफ स्टाइल छोड़ देंगे, तो हम 4 दिन बाद करेंगे क्यों? क्योंकि 4 दिन की तो क्या है? जिंदगी है। समझते नहीं है। हमारे जीवन के 2 सबसे बड़े गद्दार, इनकी ऐसी की तैसी, एक तो रिश्तेदार और दूसरे अड़ोस पड़ोस के लोग। ये अगर हम सुखी है तो क्यों है वो दुखी है, अगर हम दुखी है तो वो सुखी है। मजा आ गया, लिया आप तो रचा।
आज तो ली अरे ये क्या सोच है, इस दूषित प्रवृत्ति को हमें हटाना है, ठीक है, और लड़कियों को नौकरी पाना है, तभी हम शांत होंगे। नहीं तो ये जो ज्वाला लगी है ना, ये भड़कती रहेगी और जलती ही रहेगी। सरकारी नौकरी जब लगेगी तो सबका मुंह ऐसा हो जाएगा, चुप हो जाएगा, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, कुछ बोलिए, काम ऐसा करो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें समाज सुधार की भावना थी। समाज में जितनी विसंगतियां फैली थी, जितने गलत काम थे, उन्हें दूर किया गया। लोगों को सुधारने के लिए अनेक प्रकार के नाटक किए गए, क्योंकि लोग साले पढ़ के नहीं सुधर रहे थे तो नाटक कर रहे थे। अब अपन नाटक कर रहे थे यहाँ पर, तो लोग उससे समझ गए थे, लोग समझ गए भाई देख तू नाटक मत कर, देख नाटक कर रही तू जब से, मैं समझा दे रहा हूँ तेको। तो लोग समझ गए, तो लोग देखने में समझ गए, इसीलिए अपन नाटक करने लगे कि लोग समझ गए। उन्हें तो लिख लिख के समझा, भाई समझ जा, भाई समझ जा, प्लीज समझ जा। क्या का समझ रहा हो? अरे किसकी भैंस किसका घास खा रही, हमको क्या लेते ना, हमको तो गोबर से मतलब हमको लीपना है, ठीक है। अब देखो मनोरंजन, जितने भी नाटक उसके पीछे एक ही शैली थी, उसके पीछे ये था कि लोगों का क्या होना चाहिए, मनोरंजन। इसीलिए लोग नाटक देखते थे और ओपेरा हाउस खोलते थे। ओपेरा हाउस यानी नाटक घर खोलते थे, बड़े बड़े नाटकीय घर होते थे और लोग वहां पे टिकट लेके जाते थे और नाटक देखते। जैसे अपन थिएटर में आज क्या देखते हैं, तो वैसे ही लोग क्या देखते थे, नाटक देखते थे। तो सब मनोरंजन के लिए थे, जनमानस जागृत करना था। नाटक का उद्देश्य क्या था, जनमानस जागृत करना। समझ रहे हैं आप? इज दैट क्लियर? जागृति फैलाना, लोगों को बताना भारतीय संस्कृति क्या है और उस संस्कृति की क्या देन है और उसे कैसे मेंटेन करना है। और सुनो तो, आप और हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया खराब हुआ तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसीलिए आजकल नारियों को और लड़कियों को दर्जा दिया गया है। अब तो लड़कियां शमशान घाट में जाकर भी चिता को अग्नि दे रही है। अब ऐसा कौन सा काम है वो जो नहीं कर रही हैं, बताओ इनकी माँ की आंख, ठीक है। जो लोंडे करते रहते हैं साले लोग, हमको बच्चा चाहिए, लड़का ही चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अबे दुखों का पहाड़ है भैया, वो दुखों का पहाड़ है। वो जो विस्फोटित हुआ है, जो पैदा हुआ है, वो इतना दुख देगा कि तेरे को बीपी, शुगर और जमाने भर की बीमारी उसके कारण ही होगी, उसके कारण ही होगी। गर्भ में मार देते हैं लोग बच्ची सुन के ही, बहुत बड़ा पाप होता है ये। समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर? तो आगे समझिए, उस समय जनमानस जागृत करने के लिए यहाँ पर बस अभी 15 मिनट लगेगा ना तो जनमानस जागृत करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया भैया, ठीक है, मतलब नाटक किया गया ताकि लोगों में जागृति पैदा हो और लोग उस चीज को समझे और सही रास्ते पर चले, ठीक है। आगे चलते, प्रमुख नाटककार कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास, राधाचरण, राधा कृष्ण किशोरी लाल। इज दैट क्लियर? तो ये थे आपके भारतेंदु काल और उनके कुछ लेखक और नाटककार, ठीक है। आगे चलते संधि काल। संधि में दो लोगों ने आपस में मिलकर संधि की और आपस में मिलकर नाटक को पूरा किया। इज दैट क्लियर? नवीन धारा इसमें लोगों के सामने लाई, उस बात से वो नहीं समझ रहे थे, जो पुराना अपडेशन चल रहा था उसको दूर कर दिया गया, नया अपडेशन लाया गया। बद्रीनाथ भट्ट प्राचीन परंपरा को इन्होंने बरकरार रखा और प्राचीन परंपरा के बिल्कुल ये सहायक थे और उसने कहा कि प्राचीन परंपरा ठीक है, जो सदा कुल रीत चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर? जयशंकर प्रसाद पैदा हुए, उन्होंने आविर्भाव माना है। संधि काल को पैदा करने वाले जयशंकर प्रसाद एक प्रकार से माने जा सकते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि संधि काल के जो आविर्भाव है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। और इन्होंने लिखी थी उस समय करुणालय। क्या लिखी थी? करुणालय। वो बहुत ही अच्छा नाटक था, वो बहुत ही अच्छा नाटक था उस समय का। इज दैट क्लियर? आगे चलते प्रसाद युग, इन्हें नाटक का विकास युग बोलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नाटक का विकास युग कौन था? नाटक का विकास युग प्रसाद था। नाम क्या उसका? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद वही आदमी, मैंने बोला था ना अभी, जयशंकर प्रसाद आविर्भाव है नाटक के, तो वो फिर से यहाँ पर आए और जयशंकर प्रसाद नाटक का विकास युग, ठीक है, प्रसाद युग को माना गया, जयशंकर प्रसाद जी को माना गया। और सुनो तो, इन्होंने जितने नाटक लिखे, ऐतिहासिक नाटक लिखे, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, ऐतिहासिक तथ्य टोपे। तो ऐतिहासिक लिखे इन्होंने, जिसमें कहीं ना कहीं हमको देश प्रेम देखने को मिलता है, ठीक है। ऐतिहासिक नाटक लिखे। इसके प्रमुख नाटककार थे दुर्गादत्त पांडे, सुदर्शन, वियोगी हरि, गोविंद, कौशिक, जगन्नाथ, मिश्रबंधु, ब्रजनंदन।
इज दैट क्लियर? आगे ट्रांसफर हुआ वर्तमान युग जो कि अभी चल रहा है, वर्तमान युग जो कि अभी चल रहा है। तो इसमें प्रसाद युग युग इसे ही माना गया, क्योंकि देखो इस चीज को आगे बढ़ा दिया गया है। भला है वर्तमान युग अभी भी इसको ही माना जा रहा है, किसको? प्रसाद युग। तो प्रसाद उत्तर युग ही इसको कहा जाता है। समस्त यहाँ पर समस्या संबंधी नाटक लिखे, जितने भी प्रकार की समस्या, चाहे वो घरेलू समस्या हो, चाहे वो गरीबी की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, XYZ किसी की भी समस्या हो, उन समस्याओं को, महंगाई की समस्या हो, XYZ कोई भी समस्या हो, इन समस्याओं से संबंधित नाटक जो लिखे गए हैं वो वह वर्तमान युग में लिखे गए। इज दैट क्लियर? फिर आगे चलते हैं। विश्वास, हाँ सही बात है, यहाँ पर विश्वास की भावना ओतप्रोत है, इन नाटकों में विश्वास पाया जाता है। सही बात है। आज गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आज बेरोजगारी की समस्या है, तुमको विश्वास करना पड़ेगा सही में बेरोजगारी है। अरे बेरोजगारी नहीं रहती तो अपन काहे को नौकरी के लिए पढ़ते हैं? नौकरी के लिए पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते, मतलब बेरोजगारी है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं आस्था, और यहाँ पर काफी नाटकों में जो दिखाई गई लोगों की आस्था दिखाई गई कि किसी चीज को अगर पाना है तो उसके प्रति आस्था होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप में आस्था नहीं है तो आप उस चीज में, हाँ वो चीज आपको मिली नहीं। आस्था होना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है, तब जाके आपको वो चीज प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं प्राप्त होगी। इसके प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं? पहला रमेश चंद्र साहा, सेठ गोविंद दास, किशोरीदास, गोविंद बल्लभ, चतुरसेन शास्त्री, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश तोमर। अब नाटक के प्रमुख तत्व देखते हैं, कौन से बहुत अच्छे से याद रखना, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। नाटक के तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र व चरित्र चित्रण, संवाद, कथोकथन, भाषा शैली, देश काल वातावरण, उद्देश्य, संकलन, त्रय। तो देखिए कथा वस्तु का मतलब है कि जो भी नाटक लिखे जाते थे उसमें कोई स्टोरी होना चाहिए, कोई स्टोरी होना चाहिए। अगर स्टोरी नहीं है तो फिर मतलब ही क्या है उसका? कोई स्टोरी होना चाहिए। फिर पात्र, उसमें पात्र होना चाहिए और उसका चरित्र चित्रण होना चाहिए। पात्र का मतलब उसमें नायक होना चाहिए, उसमें नायिका होनी चाहिए, उसमें लोग होना चाहिए, ये काय का अभिनय कर रहा है, ये काय का अभिनय कर रहा है, ये किस अभिनय कर रहा है, ये किसका अभिनय कर रहा है, जैसे पात्र होना चाहिए। ठीक है, जैसे सलमान खान की दबंग पिक्चर में, ठीक है, सलमान खान हीरो थे, पुलिस वाले थे, उसी के साथ वो कोई चुलबुल पांडे था, वो उसका भाई था, वो ऐसा था, वो वैसा था। उसमें एक हीरोइन थी, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए। ठीक है, सही बात, ये नैनों की ही तो क्या है। ठीक है, कभी अर्श पे, कभी फर्श पे, कभी अर्श पे, कभी फर्श पे, कभी तेरे दर, कभी दर बदर, कभी अर्श पे, कभी फर्श पे, कभी तेरे दर, कभी दर बदर, ऐ गमे आस की तेरा शुक्रिया, ना जाने मैं कौन कौन से दौर से गुजर गया। ठीक है, तो ये यही तो है नैन। अगर ये नहीं होते तो फिर, ठीक है, तो फिर कन्हैया जी कैसे होते? नैनों का बहुत ही वो है भाई, नैन मतवाले नैन होना चाहिए। तो चरित्र चित्रण समझ गए? जैसे कि मैं मान लो एक राक्षस बन गया, मेरा राक्षस, मेरा चरित्र चित्रण, और मेरा कैरेक्टर है राक्षस का, राहु के, राहु राक्षस, मैं राक्षस, ये मेरा चरित्र हो गया। राक्षस मारना इसकी ऐसी तैसी तुम लोग को, प्राण पीना तुम्हारे। इस बात के लिए आगे चलते, संवाद मतलब क्या होना चाहिए? डायलॉग। क्या होना चाहिए? डायलॉग होना चाहिए। कातिया तू तूफान उठाएगा, तू जानता नहीं तूफान तो मैं पाल के रखता हूं। और सुन कातिया, मर्द बनने का इतना शौक है ना तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे, जिस दिन मारूंगा साथ में मारूंगा। ठीक है, काजल को छोड़ दो, वो मेरी है। ठीक है, ठीक है, समझ गया कि नहीं? तो ये डायलॉग, ये क्या डायलॉग है, ये समझ रहे हैं? तो यार डायलॉग का होना बहुत जरूरी है। नहीं ना बाबा, मैं मर जाऊंगी अगर तुम नहीं मिले। एक बार फिर से कहो, एक बार फिर से कहो, डायलॉग देखो आप, तभी तो पिक्चर हमको पसंद आती है। ठीक है, और फिर हम बिल्कुल हटते नहीं जब तक वो कह नहीं देता है, जब तक हम वहां से हटते नहीं है। फिर जब वो बोलता है तो हमको अच्छा लगता है, होठों में मुस्कुराहट आती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब संवाद समझ में आ गया, भाषा शैली समझ में। अरे यार भाई, भाषा शैली तो समझ में आएगी आप लोग को, आएगी ना? अरे इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, ठीक है, खड़ी बोली, ये सब भाषा है, जिससे भाषा का होना जरूरी है। अगर भाषा ना हो सांकेतिक तौर पे, अगर नाटक हो तो आप समझ क्या रहे हैं? आप समझ क्या रहे हैं? तो भाषा होनी चाहिए, भाषा से ही डायलॉग बाजी थ्रो की जाती है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, उसी से बताया जाता है आपको क्या करना है और क्या नहीं। अगर मान लो काजल मुझे पसंद है, पापा आप वीजा नहीं देंगे तो ये तारा क्या पाकिस्तान नहीं जाएगा? ये जाएगा। अपना लक पहन के चलो, लक्स कोजी। ठीक है, अगर सिर्फ मैं मुंह से बोलूं, अब मैंने बोला तो आपको समझ में आ गई, अब मैं केवल सांकेतिक तौर पे, भाषा है नहीं।
अब क्या समझे आप? नहीं समझे आप क्या? कुछ समझे नहीं? तो भाषा का होना बहुत ही जरूरी होती है। विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा बहुत जरूरी होती है। विचारों का आदान प्रदान तभी होगा जब भाषा होगी। भाषा विभिन्न प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। उसका कोई हर जगह अलग अलग भाषाओं का संचालन किया जाता है यार। अपने हिसाब से जो भाषा समझ में आ रही है उन भाषा में लिख दी है यार, बात खत्म होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देश काल और वातावरण याद रखना, जितने भी नाटक थे उसमें देश काल और वातावरण पाया गया। उस समय जब देश गुलाम था तो गुलामी के नाटक लिखे थे, ये था वातावरण। और देश काल, उस समय देश में हो क्या रहा था और कहां का देश था ये? भारत का। तो जितने भी नाटक लिखे थे भारत के ऊपर दर्शाए गए थे। ऐसा तो ना आके चार्ली चैपलिन का नाटक कर रहा है। अरे हमको क्या मतलब चार्ली चैपलिन से? इज दैट क्लियर? हमारे भारत यानी देश काल, हमारे देश में जो हो रहा था उस समय जो हो रहा था उस प्रकार के नाटक लिखे जा रहे हैं। इसको कहते हैं देश काल और वातावरण। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं अपन। उद्देश्य, अरे यार भाई किसी का एक उद्देश्य होता है। अगर नाटक किए जा रहे हैं तो उसका उद्देश्य, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक उद्देश्य है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका एक क्या है? उद्देश्य है। जीवन में भी उद्देश्य हर जगह होते हैं और व्यक्ति वही मुंह मारता है जहां उसको गू खाने को मिलता है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब उसका उद्देश्य है गू खाने का। यस, उद्देश्य है तब तो वो गू खा रहा है। आप कल्पना कीजिए, अगर क्या आपका उद्देश्य नहीं रहता तो यहाँ झक मारते क्या आके तुम लोग? प्राण पी रहे हो 2 घंटे, यहाँ प्राण पिलवा रहे हैं आप यहाँ काय को आते? आपका उद्देश्य है नौकरी पाना। हाँ, ये पागल टाइप का मासब हमको पढ़ा सकता है, नौकरी मिल सकती है, इसलिए आपका उद्देश्य है यहाँ पर आके और आप बैठे हुए हैं। तो बताइए, उस समय जितने भी नाटक लिखते जाते थे उसमें उद्देश्य होता था कि नहीं? और उद्देश्य एक ही होता था, समाज सुधार, समाज सुधार और लोगों का हौसला अफजाई करना। इस दैट क्लियर? फिर आगे चलते हैं। संकलन त्रय किसे कहते हैं? भैया सुनना, संकलन त्रय का मतलब होता है संकलन त्रय। संकलन का अर्थ होता है व्यवस्था करना, संकलय का मतलब होता है जोड़ना, त्रय का मतलब होता है 3। नाटक में 3 तत्व होते थे जिनका संकलन करना बहुत जरूरी था, जिन्हें जोड़ना बहुत ही जरूरी था। तो वो थे ऐसे: समय, स्थान, अभिनय। देखो, समय, अगर नाटक ऐसे होने चाहिए जो एक ही स्थान पर होना चाहिए और एक ही समय पर खत्म होना चाहिए। अगर आपका नाटक रोज 8 बजे से 10 बजे तक चल रहा है तो 10 बजे तक चलेगा। आप कोई एपिसोड टीवी में देख लो, वो जितने बजे आता है उतने बजे आता है। आज इतने बजे आया, कल को उतने बजे आएगा क्या? हाँ, वो एक निश्चित समय पे ही घटित होगा। ठीक है, स्थान एक निश्चित, अगर स्टार प्लस का है तो कहाँ आएगा? अब तुम उसको जबरन में ढूंढ रहे हो स्टार गोल्ड में, तो स्टार गोल्ड में मिलेगा काय को? उसका स्थान स्टार प्लस है। समझ गए हैं आप लोग? ठीक है, अच्छा, अभिनय होना चाहिए, उसमें कुछ अभिनय भी होना चाहिए ना। तो चुपचाप खड़े हैं ऐसे करके, पिक्चर फंस गई, टीवी से नहीं चल रही, ठोक रहा है टीवी को। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इससे भी उसमें अभिनय होना चाहिए, कुछ दिखाना चाहिए। ठीक है, तनु आओ, प्रेरणा, ठीक है, वो सब छोड़ो। लक्ष्मी और वो पगली घूमती उसके साथ, उसकी सौतन नगिस्ता, हाँ जो भी होगा XYZ। तो आगे चलिए, अब इसके भारतेंदु युग के नाटककार ये देख लेते हैं। भारतेंदु युग के नाटककार रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने लिखा प्रेम जोगनी, विद्या सुंदर, वैदिक हिंसा, नवाप्ति। लाला श्रीनिवास दास ने लिखे प्रहलाद चरित, लिखा संयुक्त स्वयंवर, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, विष्णु प्रभाकर ने लिखा डॉक्टर, युग क्रांति, टूटते परिवेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, उपेंद्र नाथ दास ने लिखा स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, उड़ान, उदय शंकर भट्ट ने लिखा मुक्तिपाद, दाहर, नया समाज, और आपका जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, और इसने लिखा मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, और बहुत हिट था ये, और आधे अधूरे लहरों का राजहंस बेस्ट नाटक था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। फिर यहाँ पे आती है एकांकी। अब नाटक पूरा अपना यहाँ खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आती है एकांकी, जस्ट नाटक के पूरे उल्टे। ठीक है, नाटक एकांकी जो होती है वो एक दृश्य विधा होती है, यह एक अंक पर ही आधारित होती है। संकलन त्रय इस पे भी मिलता है, परंतु यहाँ पर मिलता है काल, समय और स्थान, काल और समय और स्थान। ठीक है, कथा, यह एक कथा होती है, इसमें एक स्टोरी होती है, जिसका भी एक उद्देश्य होता है। भारतेंदु युग से भी इसका आरंभ माना जाता है। विषय की दृष्टि से है अनेक प्रकार की होती है। क्या एकांकी को रंगमंच में प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं। एकांकी को रंगमंच में प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं। जी नहीं, परंतु दोनों में से इंपोर्टेंट होती है एकांकी, इंपोर्टेंट होती है एकांकी। इज दैट क्लियर? तो ये थी एकांकी। एकांकी का विकास क्रम देखो, जैसे नाटक का विकास क्रम था वैसे एकांकी का प्रथम चरण 1915 से 16, द्वितीय चरण 1916 से 1934, तृतीय चरण 1934 से 1965, चतुर्थ चरण 1965 से अब तक। भाई साहब ये सब अच्छे से याद रखना। इज दैट क्लियर? बहुत ही अच्छी अपडेट लाया हूँ मैंने आपके लिए, नहीं तो इनको ढूंढ के भी मर जाओगे कि मिलेंगे नहीं।
इज दैट क्लियर? ओके, तो ये याद रखें आप लोग यहाँ से। मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो याद ही करना है, इसमें समझाऊँ क्या यार। जो 1615 से चली 1915 तक, 1915 से 1916 तक, अब मैं इसको समझाऊँ, बोले माँ साहब समझाओ। अरे इसको क्या समझाऊंगा, ये नंबरिंग है यार, ये नंबरिंग है, तुम्हें याद रखना है 15-16, 1915 से 1916। फिर आगे चलते हैं, ये हो गए क्लियर। अब एकांकी के तत्व, कथा, वस्तु, संवाद, पात्र, भाषा शैली, देश काल, वातावरण, उद्देश्य। तुम्हें ऐसा लग रहा सेम टू सेम वो है? यस सर। पर एक बात याद रखो, कुछ मिसिंग हुई है, अच्छे से देखो कुछ मिसिंग हुई है, अच्छे से देखो कुछ मिसिंग हुई है। पहले एक काम करते हैं, इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ मिसिंग नहीं हुई है। 1 2 3 4 5 6 6, वही है, देख लो, कोई है तो नहीं, कुछ भूल रहा है मतलब। पात्र और चरित्र चित्रण है। संवाद है। संकलन त्रय, यस बॉस, संकलन त्रय नहीं है, पर एकांकी में संकलन त्रय पाया जाता है, परंतु संकलन त्रय जो है वो एकांकी का तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि एकांकी को ना रंगमंच में प्रस्तुत नहीं किया जाता, और संकलन वही होता है जिसे रंगमंच में प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे चलिए, अब इसके एकांकीकार और इनकी रचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने लिखा अंधेर नगरी चौपट राजा, वाह क्या बढ़िया एकांकी थी यार, अंधेर नगरी। और फिर उसके लिखा विवाह रूप, विश्व मौषधम। फिर बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने लिखा शिक्षादान। पांडे बीचन शर्मा उग्र, उन्होंने लिखा चार विचारे। उपेंद्र दास ने लिखा पासी, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, चिलमन, चमत्कार, अंधी गली, भावार्थ। जोधा शंकर भट्ट ने लिखा नकली और असली, आदमी की मृत्यु, विष की पुड़िया, समस्या का अंत, नए मेहमान। अरे वाह क्या नए मेहमान थे, तुम लोग ने पढ़े 12वीं में, पूरे लोग पढ़ के इधर को छोड़ के इधर लोग ने पढ़ के आए थे नए मेहमान। अरे नए मेहमान में कौन थी, रेवती थी। अरे उसका पति विश्वनाथ था। अरे उसके कितने बच्चे थे, किरण और प्रमोद। ये देखो माँ सबको अभी तक याद है। हाय, और तुमको नहीं, और वो नए मेहमान कौन थे, नन्हेमल और एक और था, अरे बाबू माल या जो भी होंगे, नन्हे वाले यार, ठीक है। इधर के लिए छोड़ो ना यार, फोकट की टेंशन गाय को लेना। आगे बढ़िए, आगे चलते। जगदीश चंद्र माथुर, मेरी बांसुरी, भोर का तारा और कलिंग विजय। राधा चरण गोस्वामी, भारत माता लिखा। अमर सिंह लिखा राठौर, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, उन्होंने लिखा एक घूंट। ये विशेष था भाई, एक घूंट बहुत विशेष है ये। इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आंसर एक घूंट ही रहेगा, और एक घूंट का लेखक वही रहेगा, जयशंकर प्रसाद रहेगा। आगे चलते। हरिकृष्ण प्रेमी, मातृ मंदिर लिखा, राष्ट्र मंदिर लिखा, नया मंदिर लिखा। न्याय मंदिर लिखा सेठ गोविंदास, उन्होंने लिखा सप्त रश्मि, अष्टदल, नवरंग, रामकुमार वर्मा, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान बहुत ही अच्छी एकांकी थी। विनोद रस्तोगी, उन्होंने लिखा बहू की विदा, काले कौवे गोरे हंस, धर्मवीर भारती, उन्होंने लिखा नदी प्यासी, सॉरी नंदी प्यासी थी, या नदी छोगा, मेरे से लिखने में कोई गलती हो गई, नदी प्यासी थी, और नीली झीलें। तो इस प्रकार ये रचना आप लोग को देखना है, मैं तो समझा ही नहीं सकता इनको। इज दैट क्लियर? तो 3-2, अच्छा 3-2 वो इसलिए लिखा है, इधर देखो, ठीक है। यहाँ पर 1 इसलिए लिखा क्योंकि प्रथम चरण था, यहाँ पे 3 इसलिए लिखा क्योंकि ये तृतीय चरण था, यहाँ पे 3 तृतीय चरण, एक पहला चरण, 3 ऐसा लिखा है। इज दैट क्लियर? ओके, तो भूलोगे तो नहीं। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ गया, दादा उदय शंकर भट्ट जो एक एकांकीकार थे, वह किस चरण में थे? तृतीय चरण में। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिए अपन लोग मिलते हैं कल, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है।